हम लोग AT&C लॉस, जिसको पूरा इसका फुल फॉर्म है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस, ठीक है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो एग्रीगेट का हिंदी में बोलते हैं कुल, टेक्निकल का हो गया तकनीकी, कॉमर्शियल का हो गया व्यवसायिक, और लॉस का मतलब हो गया नुकसान। तो अगर हिंदी में समझें तो कुल तकनीकी और व्यवसायिक नुकसान क्या है, इसका आकलन करने के लिए AT&C लॉस का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो AT&C लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझेंगे कि कलेक्शन इफिशियंसी क्या है, इसको हम CE से दिखाएंगे, ठीक है। तो कलेक्शन को हिंदी में बोलेंगे संग्रह और इफिशियंसी को बोलेंगे क्षमता। तो संग्रह क्षमता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ कैसे निकाला जाता है। चूँकि इसलिए इसको देखेंगे सब टर्म को, चूँकि AT&C लॉस निकालने में कलेक्शन इफिशियंसी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म देखेंगे हम लोग बिलिंग इफिशियंसी। बिलिंग इफिशियंसी को हम लोग BE से दिखाएंगे, ठीक है, BE से दिखाएंगे। इसमें जो है बिल बनाने की क्या क्षमता है उसका इसमें आकलन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि AT&C लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। AT&C लॉस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चौथा टर्म देखेंगे जो पहले निकाला जाता था T&D लॉस। T&D लॉस को इसका फुल फॉर्म हुआ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। जैसे बिजली के अगर हम केस में देखें तो बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। और बिजली को लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के घर घर या फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी है वहाँ हम लोग उसको वितरण करते हैं, बेचते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो T&D लॉस में जो है हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का आकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नुकसान है AT&C लॉस या T&D लॉस, इसको कम करने का क्या उपाय है, ठीक है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट चलते हैं, कलेक्शन इफिशियंसी। जो कलेक्शन एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो जो है CE बराबर कलेक्शन अमाउंट डिवाइडेड बाय असेसमेंट अमाउंट, ठीक है। तो जो ये कलेक्शन अमाउंट है वो अगर हम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कलेक्शन अमाउंट पर मंथ होगा, या साल भर का अगर हम देख रहे हैं तो इसमें पर ईयर होगा। उसी तरह उसके रेस्पेक्टिव असेसमेंट जो है वो भी पर मंथ होगा और पर ईयर होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम एक देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ आप देखिए कि माना कि बिजली के संबंधित हम देखते हैं कि माना कि मैंने बिजली बिल जो है 100 रुपये का बनाया, ठीक है, ठीक है, एक महीने में, ठीक है। उसी महीना जो बिजली बिल की वसूली जो हुई वो 80 रुपये हुई, ठीक है। तो जो इसमें कलेक्शन इफिशियंसी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन अमाउंट का मतलब कितना कलेक्ट हुआ था 80 और बिल कितना बना था 100, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आता है। अगर इसको परसेंट में निकालना चाहें तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% मेरा निकलता है, ठीक है। तो इसमें देखने की बात है कि कलेक्शन इफिशियंसी मेरा जो है 1 कब होगा, 1 कब होगा जब ये और ये दोनों बराबर हो, ठीक है। तो कब होगा, जब कलेक्शन अमाउंट जो है वो क्या हो, असेसमेंट अमाउंट के बराबर हो। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने जितना रुपया का बिल बनाया उतना रुपया वसूली भी हमने कर लिया। तो उस केस में जो है कलेक्शन इफिशियंसी 1 होगा। 1% में देखेंगे तो 1 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो गया। तो अगर मान के चलिए कि अगर खराब संग्रह है, जो हम राजस्व वसूली कर रहे हैं वो खराब है, इसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन इफिशियंसी जो है वेरी लेस देन 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि संग्रह क्षमता 100% तभी होगा जब
जितना रुपये का बिलिंग हुआ उसे हम पूरा वसूल लें। इस केस में जो है CE जो है 1 होता है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक, बिलिंग एफिशिएंसी। इसमें जो इसका फार्मूला है कि जो बिलिंग एफिशिएंसी है, ये जो बिलिंग एफिशिएंसी है वो एनर्जी यूनिट सोल्ड, ठीक है, ये भी जो इसका भी जो यूनिट होगा वो या तो पर मंथ में लेंगे या पर ईयर में लेंगे, या जब हम बनाना अगर डे वाइज बनाना चाहें तो पर डे लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ, उसमें हम एनर्जी कितना रिसीव किए उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जिसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है बिलिंग एफिशिएंसी। ठीक है, हिंदी में समझे तो हमने कितना यूनिट बेच दिया और हमने कितना यूनिट प्राप्त किया। ठीक है, यदि प्राप्त किया गया यूनिट मतलब ये वाला जो है, अब बेचा गया यूनिट ये वाला जो है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तब क्या देखिएगा, ये और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया कि बिलिंग एफिशिएंसी मेरा 1 हो जाएगा। अगर परसेंट में लिखें तो 100 से करेंगे तो 100% हो गया। ठीक है, तो हमें इसको 100% रखना पड़ता है, तो माना जाता है कि ये बेस्ट बिलिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको पूरी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा पावर हाउस है, पावर सब स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से ग्रिड के थ्रू या अदर सोर्स के थ्रू जो है हमारा जेनेटिक पावर सब स्टेशन से इस PSS में बिजली जो आया उसका जो कैलकुलेट हुआ मीटर में, वो हम मानते हैं कि 100 यूनिट कैलकुलेट हुआ। ठीक है, अब इस PSS से आउटगोइंग जाता है, मेरा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू जो है हम अलग अलग हमारा कंज्यूमर जो है कनेक्ट है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये घर है। ठीक है, इनके घर में जो है 10 किलोवाट बिजली का इनका मीटर में है और हम इसका बिलिंग किए दिए। इसका मतलब हो गया कि 10 किलोवाट यूनिट हमने इनको बेच दिया। उसी तरह ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में 50 किलोवाट उनका मीटर में रीडिंग आया, इसका मतलब हमने जो बिलिंग किया तो इनका 50 यूनिट बिक गया। उसी तरह ये घर है जिसमें 5 किलोवाट यूनिट जो है बिका। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि हमने टोटल यूनिट कितना बेचा। तो यूनिट सोल्ड जो है इसमें जो निकल रहा है उसको हम देख सकते हैं कि तीनों को ऐड कर देंगे। जितना भी कंज्यूमर का बिलिंग हुआ उसमें जो यूनिट जितना जितना यूनिट का बिल बना वो सभी यूनिट को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद देखते हैं कि 65 किलोवाट आवर जो है KWH जो है आया हमारा। तो बिलिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमने यूनिट सोल्ड रखना है सबसे ऊपर। तो यूनिट सोल्ड हमने कितना किया 65 KWH, तो हमने 65 ले लिया। नीचे कितना हमने रिसीव किया था 100 किलोवाट 100 KWH। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.65 आता है। ठीक है, इसको 100% से हम डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंट वैल्यू निकल जाएगा, ये 65% मेरा निकला। ठीक है, तो इससे हम समझ गए होंगे कि हमको बिलिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, AT&C लॉस। ठीक है, तो AT&C लॉस का जो है फार्मूला है वो आप देखिए यहाँ पे कि AT&C लॉस जो है 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी को गुना करते हैं। कहने का मतलब बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी को गुना कर देंगे और गुना करके 1 में हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो कलेक्शन एफिशिएंसी और बिलिंग एफिशिएंसी का जो एग्जांपल देखा था वो यहाँ शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि CE जो होता है कलेक्शन बाय असेसमेंट होता है, रिकॉल हो गया, और बिलिंग एफिशिएंसी जो है यूनिट सोल्ड बाय यूनिट रिसीव्ड होता है। तो एग्जांपल में हम देखे थे कलेक्शन एफिशिएंसी में हमने 80 रुपीज़ जो है कलेक्शन किया था और 100 रुपीज़ का बिल जनरेट किया था, तो 0.80 हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी निकला था। ठीक है, उसी तरह बिलिंग एफिशिएंसी में जो था हम लोग 65 यूनिट को सोल्ड किए थे और 100 यूनिट हम लोग रिसीव किए थे, तो उस केस में हमारा बिलिंग एफिशिएंसी 0.65 निकला था। ठीक है, अब इसी को हम इस फार्मूले पे बैठाते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हम बिलिंग एफिशिएंसी कलेक्शन एफिशिएंसी को, ये आता है मेरा 1 माइनस 0.52, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.48,
अब इसको हम अगर परसेंट में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई करके 48% निकला। कहने का मतलब कि इतना मेरा 48% का हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, हमारे सिस्टम में इतना परसेंट का नुकसान हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है, AT&C लॉस क्या है, 0 है। ठीक है, ये सर, तो ये 0 कब होगा, तो हम इसमें देख सकते हैं कि 0 कब होगा, जब बिलिंग इफिशियंसी का वैल्यू 1 हो। ये इसका मतलब कि बिलिंग इफिशियंसी मेरा 100% हो और कलेक्शन इफिशियंसी भी 1 हो, मतलब कि कलेक्शन करने का जो क्षमता है वो भी 100% हो। ठीक है, तो उस केस में AT&C लॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस बिलिंग इफिशियंसी को भी 1, कलेक्शन इफिशियंसी को 1 माने, तो ये मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, यानी कि 0% का नुकसान हुआ। यहाँ पे कुछ नुकसान मेरा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो कुछ शर्त देखते हैं। मैंने माना जाता है कि यदि जो है AT&C लॉस का वैल्यू 15% या इससे कम रहता है तब इसको हम लोग गुड मान सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मतलब सिस्टम जो है ठीक है उतना भी, लेकिन कोशिश करना यही है कि हमारा बिल जो AT&C लॉस है जितना कम से कम हो। ठीक है, तो AT&C लॉस 0 का लिए बिलिंग इफिशियंसी और कलेक्शन इफिशियंसी का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो कब होगा, तो जितना हमने असेसमेंट किया, कहने का है मतलब कि जितना रुपया का हमने बिल बनाया उतना रुपया हम लोग वसूली भी कर लिए, तो उस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जितना हमने जनरेटिंग पावर सब स्टेशन से या जो जहाँ से बिजली हम ले रहे हैं वहाँ से हमने जितना यूनिट प्राप्त किया उतना यूनिट को हमने बेच दिया। ठीक है, कहने का मतलब उतना यूनिट का हमने बिल बना दिया, तो उस कंडीशन में जो है हमारा बिलिंग एफिशिएंसी जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि AT&C लॉस आपको निकालना आ गया होगा और आप इसको भली भांति समझ भी रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला को देखते हैं। अब हम T&D लॉस देखते हैं। ठीक है, T&D लॉस को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं दोनों टर्म को। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, तो अगर हम बिजली के केस में देखें तो जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ से कंज्यूमर एंड तक बिजली को अपना सिस्टम के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ट्रांसमिशन, संचरण। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, जहाँ पे हम कंज्यूमर एंड पे लाने के बाद हम जो है बिजली को बेचते हैं या कंज्यूमर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिजली बनने से लेकर और कंज्यूमर को देने तक बीच में जो हमारा नुकसान होता है उसको हम T&D लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो T&D लॉस जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा टेक्निकल लॉस और एक होता है हमारा कॉमर्शियल लॉस। तो टेक्निकल लॉस जो होता है वो होता है जैसे हम जो सिस्टम के थ्रू जो बिजली ला रहे हैं, जहाँ बिजली बन रहा है वहाँ से, तो उसमें जो तार लगा हुआ है, ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, स्विच, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो उस इक्विपमेंट के ऑपरेशन में या उसके इफ़िशियंसी के कमी बेसी के कारण जो है उसका ऑपरेशन में भी कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको हम लोग टेक्निकल लॉस समझते हैं। ठीक है, और कॉमर्शियल लॉस जो होता है वो बिजली को जो हम लोग बेचते हैं उसमें हमारा अच्छा सिस्टम नहीं रहने की वजह से कॉमर्शियल लॉस हमारा होता है। इसमें जो मेन कारण है कॉमर्शियल लॉस होने का, जिसमें जो है बिजली का चोरी हो जाना, बिना मीटर के जो है बिजली जला रहे हैं लोग, उसका मापन नहीं है कि कितना बिजली कौन जला रहा है, तो उसमें भी हमारा जो है यूनिट का नुकसान हो जाता है। या मीटर ख़राब पड़ा हुआ है, हम छोड़ दिए हैं, उसको चेंज नहीं किए हैं, तो वहाँ भी जो है बिजली कितना यूनिट खपत हो रही है उसका हम वहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। कोई हुकिंग किए हुए है या
वैसे लोग जिसका बहुत दिनों से बिल ही नहीं बन रहा है, बिजली बिल ही नहीं बन रहा है, सिर्फ उपयोग किए जा रहे हैं, तो उसका भी हमको कोई हिसाब नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है नुकसान होता है। इसी तरह कई एक कारण है, हम लोग उसको बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो T&D लॉस जो है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है हम उसको देखते हैं। तो इसमें जो है एनर्जी रिसीव, वो एनर्जी रिसीव जो हम जनरेटिंग पावर सब स्टेशन से जहाँ से बिजली बनाई जाती है वहाँ से हम रिसीव करते हैं अपने लोकल पावर हाउस में, ठीक है। तो उसको हम KWH में मान लिए, और हमने कितना कंज्यूमर एंड पे बिजली को बेचा, वो एनर्जी सोल्ड हो गया। ये दोनों को घटा देते हैं, एनर्जी रिसीव माइनस एनर्जी सोल्ड, और उसमें हमने जो एनर्जी रिसीव किया था उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं। तो जो वैल्यू निकलता है वो T&D कितना नुकसान हुआ वो उसका वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे कि हमने 100 किलो KWH जो है 100 यूनिट जो है हमने बिजली को रिसीव किया, और कंज्यूमर को हमने 10 यूनिट 50 यूनिट 5 यूनिट जो है हम लोगों ने बेचा। ये सब मिला करके कितना हुआ था, 65 KWH हुआ था, ठीक है। अब जो है T&D लॉस फार्मूला पे हम इसको फिट करेंगे। तो हमने एनर्जी रिसीव कितना किया, 100 यूनिट, हमने सोल्ड कितना किया, 65 यूनिट, और रिसीव से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिए। ये आता है हमारा 0.35। अगर इसको परसेंट में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा 35% निकल जाता है। तो ये हुआ मेरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, निकाला कैसे जाता है इसकी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अभी तक मैंने जो AT&C लॉस एंड T&D लॉस के बारे में जो हमने कैलकुलेशन किया, जो नुकसान हमने देखा, उसको कम करने का क्या उपाय किया जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम उसमें देखे हैं पहले कि जो नुकसान है उसका मुख्य 2 कारण है। एक तो टेक्निकल लॉस है, जो हमारा सिस्टम है उसके चलते जो नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो है कॉमर्शियल लॉस है, ठीक है, कंज्यूमर इन साइड में जो हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल लॉस को अगर कम करना है तो इसमें जो है अच्छा क्षमता का जो है ट्रांसफार्मर हमको यूज करना होगा, ताकि ट्रांसफार्मर के कारण नुकसान जो है कम से कम हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी नुकसान होता है, इस संबंध में हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रांसफार्मर के कारण कैसे कैसे नुकसान होता है, कौन कौन नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी देखेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें हम देख सकते हैं टेक्निकल लॉस को कम करने के लिए कि हाई इफिशिएंट स्विचेज ब्रेकर्स जो भी सामान लगा हुआ है उसको हम लोग अच्छा से अच्छा क्षमता वाला हम लोग लगाएंगे, अच्छा जिसका रेटिंग्स हो उसको लगाएंगे, ताकि हमको उसके कारण, स्विच के कारण, ब्रेकर्स के कारण जो है नुकसान जो हो रहा है वो हमारा कम से कम हो, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट देख लिया। अब हम देखेंगे कि यूजिंग कैपेसिटर बैंक एंड ट्रांसमिशन एंड कंज्यूमर एंड, कहने का मतलब कि जो हमारा पावर सब स्टेशन जो है उसमें हम कैपेसिटर बैंक का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, और पावर फैक्टर के बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटर बैंक पावर हाउस में यूज करेंगे, या कोई वैसा इंडस्ट्री जहाँ पे इंडक्शन मोटर इंडक्टिव लोड ज़्यादा है जिससे हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो सकता है, तो उसके परमिसेस में भी जो हम लोग कैपेसिटर बैंक को यूज करेंगे, और अन्यत्र जहाँ जहाँ पे हम लगा सकते हैं कैपेसिटर बैंक वहाँ पे जो है हम उसको लगाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है ट्रांसफार्मर पर लोड बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, एज फेज करंट बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, कि जो ट्रांसफार्मर से जो 3 फेज है वो तीनों फेज पे लोड जो हमारा दिया हुआ है उस पे हम ऐसा लोड दें कि हमारे सभी ट्रांसफार्मर के सभी फेज पे जो है बराबर बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि ट्रांसफार्मर जो है 100% अपना इफिशियंसी दे सके और पावर फैक्टर भी इम्प्रूवमेंट रहे, ठीक है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, ट्रांसफार्मर फेज करंट बैलेंसिंग हो गया। अब जो है एट डिस्टेंस ऑफ LT लाइन, कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर से जो कंज्यूमर एंड को ले जाने के लिए जो LT लाइन है उसको हम लोग छोटा रखेंगे, ताकि
जो हमारा कंडक्टर का लंबाई बढ़ने के कारण जो नुकसान होगा, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, अवरोध होता है, उसके कारण जो नुकसान होता है वो कम से कम हो। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी फीडर हो, वो 11 kV का हो, 33 kV का हो या LT साइड का हो, उस सब को हम लोग जो है छोटा रखने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा नुकसान जो है कम से कम हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे आते हैं, बाय पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने का बहुत सारा तरीका है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे, कैपेसिटर बैंक एक बहुत बड़ा उपाय है जिसके थ्रू हम पावर फैक्टर में बहुत हद तक ठीक ठाक उसको कर लेते हैं। ठीक है, और इंडक्टिव लोड जहाँ है वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर बैंक को यूज करेंगे। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल हम लोग टेक्निकल लॉस के बारे में देख लिए। अब आते हैं कॉमर्शियल लॉस। तो कॉमर्शियल लॉस में जो है इसको कम करने का उपाय है कि हम 100% जो है बिलिंग करें। ठीक है, अपना यूनिट जो है 100% हम बेचने का कोशिश करें, जो रिसीव किए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा कॉमर्शियल लॉस जो है कम होगा। 100% मीटरिंग करेंगे, हर एक कंज्यूमर 100% मीटर के साथ अटैच रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम जितना बिजली उपभोक्ता के द्वारा या कंज्यूमर के द्वारा जो अचीव किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसका हम पूरी तरह से गणना कर सकते हैं और उसको हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। इससे हमारा कॉमर्शियल नुकसान भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो यूनिट बेचा उसका जो असेसमेंट हुआ, जो बिल बना, उसको हम 100% कलेक्शन करेंगे। जितना से ज़्यादा कलेक्शन करेंगे हमारा कॉमर्शियल लॉस उतना ही कम होगा। ठीक है, और बिजली चोरी जो हो रहा है बाईपास के थ्रू या हुकिंग के थ्रू, तो उस सब को हम लोग रोकेंगे, चेकिंग करेंगे, पकड़ेंगे, FIR लॉन्च करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली चोरी रोकने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा कॉमर्शियल लॉस कम हो। ठीक है, और कलेक्शन के लिए बहुत सारा स्कीम चलाएंगे, कुछ ऑफर देंगे कि आप कलेक्शन जो है जमा करिए अपना बिजली बिल, तो हम कुछ आपको बेनिफिट देंगे। तो उस तरह का जो स्कीम होता है उसके थ्रू भी हमारा कलेक्शन जो है बढ़ता है। तो बीच बीच में जो है स्कीम को भी लॉन्च करना चाहिए ताकि जो पैसा हमारा कंज्यूमर एंड में फंसा हुआ है वो हमारा कलेक्शन के रूप में आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो पैसा नहीं भरते हैं उस सबका लाइन भी काटा जाता है। लाइन डिसकनेक्शन भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल लॉस को कम करने का एक उपाय है। ठीक है, उसके बाद जो बिलिंग होता है उसको जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है। प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का मतलब कि बीच बीच में जो है चेक रीडिंग पे का मॉनिटरिंग करना है कि जो बिलिंग हो रहा है उसका रीडिंग सही है या गलत है। तो इसमें भी बीच बीच में चेकिंग का उपाय करते रहना चाहिए। ठीक है, लोड वेरिफिकेशन करना है, फिर टैरिफ वेरिफिकेशन करना है। इस सब से भी हमारा कलेक्शन और जो यूनिट सोल्ड का जो मात्रा है उसको हम बढ़ाते हैं और जिसके चलते हमारा कॉमर्शियल लॉस कम होता है। ठीक है, और थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए, हुकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कंज्यूमर साइड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है LT केबलिंग का चाहे वो जिस तरह का भी हो, हम लोग केबल का उपयोग करेंगे। अंडरग्राउंड केबलिंग कर सकते हैं, ओवरहेड केबलिंग कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि AT&C लॉस, TND लॉस, कलेक्शन इफ़िशियंसी, बिलिंग इफ़िशियंसी और इसको कुछ कम करने का कुछ पॉइंट्स जो हमने बताया वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है और आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।